हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दिशा एंड वेलकम टू दिस चैनल मेडीपीडिया। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एमसीक्यू क्लास ऑन माइकोलॉजी इंट्रोडक्शन। जो हम टॉपिक्स पहले से पढ़ चुके हैं, आज हम उसके एमसीक्यू पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ फंगी इज नोन एज। अब आपसे पूछा गया है कि फंगस की स्टडी को क्या कहते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए इज बैक्टीरियोलॉजी, ऑप्शन बी इज माइकोलॉजी, ऑप्शन सी इज पैरासाइटोलॉजी एंड द लास्ट ऑप्शन इज वायरोलॉजी। अब नाम से ही पता चलता है कि बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी का मीनिंग बैक्टीरिया की स्टडी होगी, पैरासाइटोलॉजी का मीनिंग पैरासाइट्स की स्टडी होगी एंड वायरोलॉजी का मीनिंग वायरस की स्टडी होगी। लेकिन माइकोलॉजी, माइकोलॉजी से कहीं पर भी ये नहीं पता चलता कि ये फंगस की स्टडी है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि फंगस को हम क्या कहते हैं? माइकोस भी तो कहते हैं एंड माइकोस का मीनिंग क्या होता है? मशरूम्स। जो ये इतने सीधे साधे मशरूम्स दिखते हैं, ये क्या है? जस्ट एक फंगस है। ठीक है, बट ये एडिबल फंगस है जिन्हें हम खा सकते हैं। तो माइकोस से क्या आया है? मशरूम्स आया है एंड मशरूम्स क्या होते हैं? फंगस होते हैं। तो माइकोस से आया माइकोलॉजी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अपना सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। Mycology is the study of fungi. A kingdom of organism includes mushrooms, yeast and molds. अगर आपको पता है कि yeast का काम कहाँ आता है, जो अपने कॉमन डेज है, नॉर्मल डेज में yeast हम कहाँ यूज करते हैं, तो मुझे कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ बात की जाए बैक्टीरियोलॉजी की, तो बैक्टीरियोलॉजी स्टडी होती है बैक्टीरिया की, जिसमें हम उसकी स्ट्रक्चर, उसकी जेनेटिक्स एंड साथ ही में इकोलॉजी की बात करते हैं। नेक्स्ट बात की जाए पैरासाइटोलॉजी की, तो स्टडी तो पैरासाइट्स की ही होती है, लेकिन वो क्या बताती है? पैरासाइट्स एंड होस्ट के बीच में रिलेशनशिप्स बताती है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि क्या बताएगी यहाँ पे? ये इसकी लाइफ साइकिल बताएगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, लाइफ साइकिल बताएगी। वायरोलॉजी की बात की जाए तो वायरसेस की स्टडी होगी, लेकिन साथ ही में क्या क्या स्टडी करते हैं हम यहाँ पे? इसका स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, साथ ही में कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं विथ होस्ट एंड कैसे उन्होंने डिजीज को कॉज किया। इसी के साथ में हम देखते हैं वायरस का एवोल्यूशन, एपिडेमियोलॉजी एंड साथ ही में उस डिजीज से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे उस डिजीज से बचा जा सकता है, वो भी हम यहाँ देखते हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द फादर ऑफ माइकोलॉजी? अब ये जितने भी ये फादर्स है ना, इनको थोड़ा सा याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अभी हम देखते हैं कि जो सही है वो तो सही है, लेकिन जो बाकी के तीनों ऑप्शंस है उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ किया होगा। तो देखिए, ऑप्शन ए इज हेनरिच, ऑप्शन बी इज आर्किबाल्ड एडवर्ड गेरोड, ऑप्शन सी इज एंटोनी वॉन लीवनहॉक एंड ऑप्शन डी इज वी आर खैनोलकर। क्या होगा? कौन है फादर ऑफ माइकोलॉजी, जिन्होंने फंगस को, जिन्होंने माइकोलॉजी को हम कह सकते हैं ना, उन्होंने डिस्कवर किया? तो हेनरिच, हेनरिच एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था हेनरिच एंटोन डे बेरी एंड उन्हें हमने क्या कह दिया? उन्हें हमने फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा, बिकॉज उनकी बहुत अच्छी रिसर्च थी एंड उन्होंने ही रिसर्च दी थी हमें, उन्होंने ही हमें बताया था कि जो फंगी है वो डिजीज कॉज करती है एंड कैसे डिजीज कॉज करेगी, उसकी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है, वो उस लाइफ साइकिल में जाएगी एंड डिजीज कॉज करेगी। ही कंडक्टेड स्टडीज ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ फंगी, uncovering the different stages of their development including sexual and asexual reproduction, and he also investigated the symbiotic relationships between fungi and algae in lichens। ठीक है, तो ये भी उन्होंने बताया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइकेन्स में फंगी एंड एल्गी दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स किसने दिया? तो वो भी इन्होंने ही दिया था। बात की जाए अपने ऑप्शन बी की, एल्कीबेल्ड एडवर्ड गैरोट, इन्होंने क्या किया था? तो इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कौन है? तो फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कौन है? एडवर्ड गैरोट। इन्हें क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने काम किया किस पर? एल्केप्टोन्यूरिया पर। एल्केप्टोन्यूरिया क्या है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, हम कह सकते हैं अमीनो एसिड्स का। तो इन्होंने क्या किया? एल्केप्टोन्यूरिया पे काम किया एंड साथ ही में डेमोन्स्ट्रेट किया एक रिलेशनशिप्स बिटवीन बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स एंड मेडिसिन। तीनों में क्या बताया? रिलेशनशिप्स बताई। नेक्स्ट बात की जाए एंटनी वॉन लीवनहॉक की, तो लीवनहॉक बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, नॉट माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के फादर है हेनरिच एंड ये कहाँ के हैं? ये है
फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इन्होंने ऑब्जर्व की थी सबसे पहले, किसे ऑब्जर्व किया, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, एंड उसे इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने उसे कहा था एनिमुलस। ऐसा ही कुछ कहा था। सबसे पहले इन्होंने सेल को देखा एंड सेल को देख के एनिमुलस का नाम दिया। एंड इन्होंने डिस्कवर की थी किसको, ब्लड सेल्स को, स्पर्म्स को एंड माइक्रोस्कोपिक निमेटोड्स को। तो तीनों की डिस्कवरी में पूछा जाए तो अब आप बता सकते हैं कि ब्लड सेल किसने डिस्कवर की है, स्पर्म किसने डिस्कवर किए। नेक्स्ट बात की जाए, लास्ट ऑप्शन आपका खैनोलकर। ये कौन थे, ये वसंत राम जी खैनोलकर थे। फर्स्ट पैथोलॉजिस्ट थे इन इंडिया, इंडिया के फर्स्ट पैथोलॉजिस्ट ये हुए थे। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया एपिडेमियोलॉजी एंड अंडरस्टैंड, समझने में, एंड एपिडेमियोलॉजी बताने में, किसको, कैंसर को, ब्लड ग्रुप्स को एंड लेप्रोसी का। एंड मेन इंपॉर्टेंट इनका क्या था, कैंसर था। कैंसर को बहुत अच्छे दिशा दी, बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया कि कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, उसके एपिडेमियोलॉजी क्या है। साथ ही में ब्लड ग्रुप्स एंड लेप्रोसी को भी इन्होंने बताया। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन माइकोलॉजी। बैक्टीरियाज तो आएंगे देखिए बैक्टीरियोलॉजी में, वायरस आएंगे वायरोलॉजी में, पैरासाइट्स आएंगे पैरासाइटोलॉजी में, और जैसा मैंने अभी बताया कि फंगस क्या है, माइकोस है, माइकोस भी कहा जाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए, द सेल वॉल ऑफ द फंगी इज मेड अप ऑफ। ये जो फंगस है, इसकी सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है। ऑप्शन ए इज पेप्टाइडोग्लाइकन, ऑप्शन बी इज काइटिन, ऑप्शन सी इज म्यूराइन एंड द लास्ट ऑप्शन इज सेल्यूलोज। अब बात क्या की जाए, पेप्टाइडोग्लाइकन तो होता नहीं है, लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि काइटिन होता है, तो हम बिना सोचे समझे हमने क्या लगा दिया, काइटिन लगा दिया। बट अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी स्ट्रक्चर या मेरी वीडियोस देखी होगी तो आप उसमें पाएंगे कि इसके पास क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, लेकिन एक अलग ही फॉर्म में। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि फंगस के पास सेल्यूलोज पाया ही नहीं जाता, ठीक है, वो होता है लेकिन एक अलग ही फॉर्म में। तो हम देखते हैं कि इसकी जो सेल वॉल है वो कैसी होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है, एंड कैसी होती है, नॉन मोटाइल होती है। एंड ये बनी होती है काइटिन से, बीटा ग्लूकान से, मैनन से एंड बाकी पॉलीसेक्राइड से। काइटिन क्या होते हैं, ये काइटिन जस्ट आ स्ट्रेट चेन ऑफ पॉलीमर्स। कैसे होंगे, कैसे कनेक्टेड है ये, कैसे कनेक्टेड है ये, कनेक्टेड है बीटा 1,4 एन एसिटाइल ग्लूकासामाइड रेसिड्यू से, ठीक है। काइटोसन, काइटोसन क्या है, डी एसिटाइलेटेड काइटिन है। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि काइटोसन क्या है। नेक्स्ट बात की जाए पेप्टाइडोग्लाइकन, तो ये पेप्टाइडोग्लाइकन भी तो हम देखते हैं कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन पे। अगर आपने पढ़ी है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल, तो हम क्या देखते हैं वहां पर पीजी लेयर्स, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर्स देखते हैं, एक में थिक होती है एक में थिन होती है। तो क्या थिक एंड क्या थिन होते हैं, यही NAG एंड NAM, थिक एंड थिन होते हैं। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होने चाहिए कि NAG होता है एन एसिटाइल ग्लूकासामाइन एंड NAM होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, क्योंकि ये एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म्स पूछ ली जाती है। नेक्स्ट बात करें म्यूराइन का, जिसे हम म्यूरिन भी कह सकते हैं या स्यूडोम्यूरिन। दो चीजें होती है, फर्स्ट इज म्यूरिन एंड सेकेंड इज स्यूडो, ठीक है। होती कहाँ कहाँ है, तो म्यूरिन होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल में एंड नॉन मेथेनोजेनिक आर्किया। इनमें कौन होती है, इनमें होती है स्यूडोम्यूरिन। इन्हें कहा जाता है पेप्टाइडोग्लाइकन, क्यों, क्योंकि ये बने होते हैं NAM से एंड एन एसिटाइल डी ग्लूकासामाइन से, एन एसिटाइल डी ग्लूकासामाइन NAG होते हैं लेकिन कौन से वाले, डी वाले, एंड किससे जुड़े होते हैं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब सेल्यूलोज, सेल्यूलोज में क्या होता है, यहाँ पे एल्गोस्टेरॉल होता है, किसकी जगह, कोलेस्ट्रॉल की जगह। क्या होता है सेल्यूलोज में, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है ना सेल मेम्ब्रेन पे, सेल वॉल में, लेकिन यहाँ क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल की जगह एल्गोस्टेरॉल प्रेजेंट होता है। एंड ये है क्या, तो ये सेलुलोज जो है फंगस में वो बीटा 1,4 लिंक्ड ग्लूकन्स होते हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The fungi that can grow either as mycelium or as yeast on temperature variations termed as thermally active, heat sensitive, थर्मल डाइमॉर्फिक या थर्मल ट्राइमॉर्फिक। अब देखिए पूछा क्या गया है, अलग अलग टेम्परेचर पर जो एक फंगस है, मान लीजिए एक फंगस है
वो अलग अलग टेम्परेचर पर क्या करेगी, एक टेम्परेचर पर तो माइसेलियम आ गया है एंड एक टेम्परेचर पे यीस्ट बन गई है। माइसेलियम को क्या मैं हाइफी कह सकती हूँ, कह सकती हूँ हाइफी। अब तो आपको याद आ गया होगा कि जो दोनों प्रॉपर्टीज शो करती है उसे हम क्या कहते हैं, डाइमॉर्फिक कहते हैं। एंड डाइमॉर्फिक तो एक ही ऑप्शन में है, लेकिन ये बाकी के सब क्या होते हैं, एंड क्या ट्राइमॉर्फिक जैसी भी कोई चीज होती है? तो देखिए हम आगे डिस्कस करते हैं। वैसे इसका सही जवाब जो है वो तो होगा ऑप्शन सी ही होगा, क्योंकि हमने गैस किया कि दोनों शो होनी चाहिए और दोनों शो वाला तो एक ही ऑप्शन है। लेकिन हमेशा तुक्का तो काम नहीं आएगा, तो हम इसे समझते हैं थर्मल डाइमॉर्फिक। ये क्या होगी? Thermally dimorphic fungi are a group of fungi that can change their shape in response to temperature shifts. जैसे जैसे टेम्परेचर शिफ्ट होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, वैसे वैसे इनकी शेप भी चेंज होती जाएगी। इन्वायरमेंटल फेज की बात की जाए तो नेचुरल इन्वायरमेंट पे कैसी होगी, एक फिलामेंटस माइसीलियम जैसी होगी एंड उसके पास क्या होंगे, उसके पास सेप्टेट हाइफी होंगे, लाइक दिस। क्या होंगे? सेप्टेट हाइफी होंगे। ठीक है, अब बात की जाए होस्ट में, तो होस्ट में जाते ही क्या होगा, ये जो माइसेलियम वाली फेज है ये किस में चेंज हो जाएगी, तो ये चेंज हो जाएगी यीस्ट में। ठीक है, एंड दे आर फाउंड इन एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा एंड जाइगोमाइकोटा फाइलम। तो आपको पता होना चाहिए एस्कोमाइकोटा में है, बेसिडियोमाइकोटा में है एंड जाइगोमाइकोटा में थर्मल डाइमॉर्फिक स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब थर्मल एक्टिव क्या होते हैं? So thermally active fungi are the fungi that can grow at high temperature and undergo morphological changes in response to temperature shifts. क्या होती है थर्मली एक्टिव? जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर क्या करते हैं, अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी, जैसे कि 20 डिग्री सेल्सियस टू 62 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड द ओनली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट कैन ग्रो अबव 45 डिग्री सेल्सियस। बात की जाए हीट सेंसिटिव की, तो ये क्या होंगे, हीट के लिए थोड़े से सेंसिटिव है। इट मींस मोस्ट ऑफ द मोल्ड्स, किसकी बात की गई है, मोल्ड्स की बात की गई है, वो क्या होते हैं, हीट सेंसिटिव होते हैं, जिसकी वजह से हम उसे हीट लेबाइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं। Asexual spores of common fungi like Aspergillus, Mucor, Penicillium and Rhizopus वो क्या होते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं। जब क्या किया जाता है, उन्हें 60 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है 5 मिनट्स के लिए, तो दैट इज हीट सेंसेशन। थर्मली ट्राइमॉर्फिक की बात की जाए तो वो अभी तक तो अननोन है मेरे लिए, बाकी हो सकता है कि ट्राइमॉर्फिक स्ट्रक्चर पाई जाती होगी। बात की जाए फंगे की, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि फंगस जो है वो यूकैरियोटिक होती है या प्रोकैरियोटिक होती है या दोनों ही होती है या कुछ नहीं होती है। तो देखिए अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो छोटा है या बड़ा, लिविंग तो है, तो इसका मतलब वो या तो प्रोकैरियोटिक होगा या यूकैरियोटिक होगा। दोनों का होना भी पॉसिबल नहीं है, तो या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा। तो फंगी क्या होती है, फंगी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कैसे होते हैं वो हम देखते हैं कि फंगी के पास में अपने सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसके पास में न्यूक्लियाई होगी, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी अपैरेटस होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, लाइसोजाइम्स होंगे एंड बाकी क्या क्या हो सकते हैं, उसके पास एटीएस राइबोसोम्स होते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग, फंगस के पास में क्या होता है, एटीएस राइबोसोम्स होते हैं। सेल वॉल होती है एंड सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है, टाइट होती है, हार्ड होती है, साथ ही में नॉन मोटाइल होती है। इसके पास काइटिन होगा, बीटा ग्लूकन्स होंगे, मैनन होंगे एंड बाकी पॉलीसेक्राइड्स भी इसके पास प्रेजेंट होंगे। सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए तो इसके पास एल्गोस्टेरॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, क्लोरोफिल्स नहीं होते क्योंकि एल्गी है ही नहीं। ठीक है, थैलोफाइटा से तो है ये, लेकिन ये क्या नहीं है, एल्गी नहीं है, फंगस है, तो इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स की बात की जाए तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स के पास में क्या होगा, स्टेरॉल्स प्रेजेंट होंगे। मॉर्फोलॉजिकली फंगी कैन बी क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स। तो देखिए मॉर्फोलॉजिकली कितने टाइप्स के होते हैं, ऑप्शन है 1 2 5 8। अरे मैम ये तो 4 टाइप्स के होते हैं, तो मैंने तो क्या किया, ये क्वेश्चन ही गलत था इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। लेकिन क्या नहीं है, ये क्वेश्चन गलत नहीं है। क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन 2 है, 1 तो हो नहीं सकता है, 5 फिफ्थ तो हमने अभी तक डिस्कवर भी नहीं किया कि कोई फिफ्थ शेप होती होगी, 8 भी नहीं है। तो अगर देखा जाए तो जो फंगस है उसकी ओनली 2 ही तो शेप्स है, कौन कौन सी है, एक तो है यीस्ट एंड एक है मोल्ड, ऐसा ही तो कुछ है। फिर आपने क्या कह दिया, बेसिकली मेन तो ये 2 ही है, ठीक है। फिर आपने क्या कह दिया, मैम कुछ ऐसी सेल्स भी होती है जो यीस्ट लाइक है, तो आपने उसको एक और टाइप दे दिया।
फिर आपने कहा, क्या कहा मैम, एक शेप ऐसी भी है जो यीस्ट भी है एंड मोल्ड भी है। तो ये फोर्थ टाइप हो गया, लेकिन बेसिकली कितने टाइप्स की थी, 2 टाइप्स की थी। तो इसे समझ के हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन बी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगी इज डायमॉर्फिक। कौन सी फंगी क्या होती है, डायमॉर्फिक होती है। कोक्यूडियोडस इमिटिस, सेकंड ऑप्शन इज पैराकोकोडियोडस, ऑप्शन सी इज स्पोरोथ्रिक्स एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। इसके लिए आपको दो चीज चाहिए। सबसे पहले तो आपको डायमॉर्फिक फंगस क्या होती है ये समझना पड़ेगा, एंड उसके बाद में आपको क्या समझना पड़ेगा, उसके एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। तो इसका जवाब तो होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सभी क्या है, डायमॉर्फिक फंगी है। लेकिन अभी देखते हैं हम कि डायमॉर्फिक फंगी होती क्या है। तो दे एग्जिस्ट एज मोल्ड, मतलब हाइफीज होंगे इन द इन्वायरमेंट एट एम्बिएंट टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, एंड वो यीस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं इन द ह्यूमन टिश्यू एट बॉडी टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। कौन सी हो गई है, थर्मल डायमॉर्फिक हो गई है। एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलोटम, ब्लास्टोमाइसिस, कोकोडियोडस, पैराकोकोडियोडस, पेनिसिलियम एंड स्पोरोथ्रिक्स, ये सभी किसके एग्जाम्पल होते हैं, डायमॉर्फिक फंगी के एग्जाम्पल होते हैं। अब बात की जाए मोल्ड्स की, कि मोल्ड्स का कौन कौन सा एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ मोल्ड। मोल्ड्स एस्परजिलस, पेनिसिलियम, राइजोपस, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे भी आप क्या देखेंगे, ऑप्शन डी ही देखेंगे, क्योंकि ये सभी क्या है, मोल्ड है। तो अभी हम देखते हैं कि मोल्ड्स क्या होते हैं। तो ये कैसे ग्रो करते हैं, एक लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंट, जैसे कि पेड़ का तना होता है, टहनी होती है, कुछ ऐसे ये क्या होंगे, इनकी ग्रोथ होगी। ठीक है, साइज की बात की जाए तो 2 to 10 माइक्रोमीटर इनकी साइज हो सकती है, इन्हें हाइफी कहते हैं। हाइफी सेप्टेड भी हो सकते हैं एंड नॉन सेप्टेड भी हो सकते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड दैट इज कोइनोसाइटिक। अब जब किसी के बीच में कंपार्टमेंट सी नहीं है तो वो सेल क्या हो जाएगी, कुछ ऐसी होगी वो सेल। ठीक है, अब इसके पास न्यूक्लियस भी बहुत सारे हैं, तो इसे हमने मल्टी न्यूक्लियस कह दिया, कोइनोसाइटिक कह दिया। जबकि यहीं पे क्या होते, सेप्टा होते, तो हम इसे मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं कह सकते थे। एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो डर्मेटोफाइट्स, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, राइजोपस एंड म्यूकर, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल है डाइमॉर्फिक मोल्ड्स के। Okay, the next question is, which fungi have the ability to form both mold-like and the yeast-like vegetative form? First is mold, second is dimorphic fungi, the third one is yeast and the last one is yeast-like fungi. देखो, एक ऐसी फंगस जो मोल्ड भी हो सकती है और यीस्ट भी हो सकती है, तो ऑब्वियसली वो मोल्ड तो होगी नहीं और यीस्ट भी नहीं होगी, तो ये दोनों ऑप्शंस तो मैंने हटा दिए। अब यीस्ट लाइक फंगी, अगर यीस्ट लाइक फंगी ही होती तो वो मोल्ड कैसे होती, वो तो यीस्ट लाइक ही होती। डायमॉर्फिक, डायमॉर्फिक की बात की जाए तो डाई का मीनिंग ही क्या है, दो, एंड मॉर्फिक का मीनिंग क्या है, मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर। एक ऐसी फंगस जिसकी दो स्ट्रक्चर होती है, कौन कौन सी, बोथ यीस्ट एंड मोल्ड दोनों। ठीक है, तो यही है डायमॉर्फिक फंगी। देख सकते हैं आप कैसी होती है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलोटम, जब हाइफी था तो कुछ ऐसी शेप में होगा। ठीक है, एंड यीस्ट था तो कुछ ऐसा दिखेगा, यीस्ट लाइक गोल दिखेगा या ओवल दिख सकता है, एंड छोटी सी बर्ड आपको देखने के लिए मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट जाइगोमाइसेट्स एक्सेप्ट। अब आपसे पूछा गया है कि जो जाइगोमाइकोटा वाला जो फाइलम है, जाइगोमाइसिट्स जो होते हैं, उनके लिए सभी बातें सही है सिवाय एक के, एक्सेप्ट दे हैव सेप्टेड हाइफी, they form asexual spores called sporangiosperms. Third option is sexual spores are known as zygospores and all of the above. अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि इसका नाम क्या है, जाइगोमाइसीड्स है, मतलब इसके अंदर जाइगोस्पोर्स तो होंगे ही होंगे। अब जाइगोस्पोर्स होंगे इसका मतलब सभी बातें तो गलत नहीं है, तो ये जो अपना लास्ट ऑप्शन था वो मैंने हटा दिया मत, क्योंकि ये तो ठीक है। ठीक है, जाइगोस्पोर्स के साथ में इसके पास क्या होता है, स्पोरेंजियोस्पोर्स भी होते हैं, एंड ये जो है ना वो क्या है, एक बहुत लो क्लास है, लोअर क्लास ऑफ फंगी है। इनके पास क्या नहीं होते हैं, सैप्टा नहीं होते हैं, तो ये जो चीज है ना, दे हैव सेप्टेट हाइफी, ये चीज गलत है। क्यों, क्योंकि स्फेरिकल स्पोर्स इनके पास होते हैं जिसे हम जाइगोस्पोर एंड oospores कह सकते हैं, एंड ये क्या होंगे,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त फॉर्म होंगे। नॉन सेप्टेड हाइफी होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाली नॉन सेप्टेड हाइफी होती है। कोइनोसाइटिक हाइफी होती है। फॉर्म कब होती है? व्हेन गैमेट्स फॉर्म। ठीक है, तो दिस इज द इसकी हाइफी है एंड स्ट्रक्चर कुछ इसकी ऐसी होती है जैसे कि राइजोपस। राइजोपस क्या है? जाइगोमाइकोटा का ही एक पार्ट है। अब हम देखते हैं फाइकोमाइसीट्स। अब ये फाइकोमाइसीट्स क्या होते हैं एंड कैसे स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं? तो फाइकोमाइसीट्स जाइगोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, कॉनिडिया या बोथ ए एंड बी। अब मैं क्या कहती हूँ, अब मैंने कहा कि जाइगोस्पोर्स जो है ना, वो तो जाइगोमाइसीट्स फॉर्म करते हैं, जाइगोमाइसीट्स ने फॉर्म किया। एंड जो बेसिडियोस्पोर्स है वो बेसिडियोमाइसीट्स ने फॉर्म किया, बेसिडियो माइसीट्स ने फॉर्म किया। एंड कॉनिडिया कैसे फॉर्म हुए? कॉनिडियोफोर से, ठीक है, फॉर्म हुए हैं। फाइकोमाइसीट्स ने क्या प्रोड्यूस किया? तो मैम ये तो हमने छोड़ दिया क्योंकि ये तो सभी गलत थे। तो हम देखते हैं कि जाइगोस्पोर्स क्या होगा। सही जवाब इसका जाइगोस्पोर्स होगा। कैसे होगा जाइगोस्पोर, वो हम देखते हैं। Phycomycetes produce two types of spores, zoospores and aplanospore। हमेशा याद रखना है फाइकोमाइसीट्स भी जाइगोस्पोर्स को फॉर्म करते हैं एंड जाइगोमाइसीट्स भी जाइगोस्पोर्स को फॉर्म करते हैं। इसी के साथ में ये एप्लानोस्पोर्स भी फॉर्म करता है। अब ये जो जाइगोस्पोर्स है, ये वाले जो जाइगोस्पोर्स है, ये क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं एंड एंडोजीनसली फॉर्म होते हैं। जबकि ये जो एप्लानोस्पोर्स है, ये क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, क्योंकि बंधे हुए हैं ना, यहाँ से आप देख सकते हैं ये बंधे हुए हैं। एंड ये कैसे फॉर्म होंगे? ये भी एंडोजीनसली ही फॉर्म होते हैं। बस एक मोटाइल होता है, एक नॉन मोटाइल होता है। बेसिडियोस्पोर्स की बात की जाए तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। दिस इज द बेसिडियो, सॉरी, क्लब शेप्ड यहाँ पर सेल्स होती है, बेसिडियम लाइक दिस। ठीक है, इसका क्या है? अपना एक बेस है। इस फॉर्म दैट नॉर्मली बियर 4 एक्सटर्नल मियोस्पोर्स, जिसके क्या है? ये 4 एक्सटर्नल मियोस्पोर्स फॉर्म हो चुके हैं। These spores are called basidiospores। कॉनिडिया की बात की जाए तो नॉन मोटाइल, ये दिस इज द कॉनिडिया, नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, दिस इज द कॉनिडिया, चेन है कॉनिडिया की लाइक दिस। ठीक है, एंड सिंगली भी फॉर्म हो सकते हैं एंड चेन्स में भी फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन फॉर्म हमेशा कहाँ होते हैं? ये जो अपना हाइफी है, ये जो अपना हाइफी है, इसके टिप पे ही फॉर्म होते हैं। इसे कॉनिडियोफोर्स कहते हैं। सच स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फंगी लाइक एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम। एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम में जो फॉर्म होता है वो क्या है? कॉनिडिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोल्ड, इनमें से कौन सा मोल्ड नहीं है? एस्परजिलस, राइजोपस, क्रिप्टोकोकस नियोफार्मन्स या एब्सिडिया। तो देखिए, ये जो क्रिप्टोकोकस नियोफार्मन है, ये क्या है? अपनी एक यीस्ट है। क्या है? यीस्ट है। एंड बात की जाए, ये पैथोजेनिक यीस्ट है। नॉन पैथोजेनिक यीस्ट कौन सी हो सकती है? तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी इज ए नॉन पैथोजेनिक यीस्ट एंड बाकी के सभी क्या है? मोल्ड है। Which of the following is morphological characteristic that refers to fungi imperfections? Fungi imperfections क्या है? ये ड्यूटेरोमाइसीट्स है एंड ड्यूटेरोमाइसीट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने के लिए कहा है that option A is lack of cell wall, option B is lack of septate hyphae, option C is uni unidentified sexual phase and option D is unidentified microconidia। तो बात की जाए, ये जो है ड्यूट्रोमाइसिट्स, इनके पास वो सब कुछ है जो बाकी के सेल्स के, बाकी के फंगस के पास है। एक्सेप्ट क्या नहीं है इनके पास? अनआइडेंटिफाइड सेक्सुअल स्टेट नहीं है। मतलब कि सेक्सुअल फेज तो होती होगी, लेकिन कैसे सेक्सुअल फेज होती है, क्या यहाँ पर सेक्सुअल फेज होता है, ये इसको अभी तक पता नहीं है। फंगी इम्परफेक्टी हम इसे कह सकते हैं या ड्यूट्रोमाइकोटा हम इसे कह सकते हैं। हाइफोमाइसीट्स भी इसे कहा जाता है। सेपरेट हाइफी होते हैं बाकी की क्लासेस की जैसे। अननोन सेक्सुअल फॉर्म होती है रिप्रोडक्शन की, एक सेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म हो सकते हैं। ये फंगी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को फॉर्म करते हैं एंड इनकी वजह से क्या होता है? एथिलिड्स फूट एंड यीस्ट इन्फेक्शन दोनों डिजीजेस कॉज होती है। In which type of fungi the sexual spores are formed on the surface of a club-shaped structure called basidium? क्या पूछा गया है? एक ऐसी फंगस जिसके अंदर जो सेक्सुअल स्पोर्स है वो कहाँ होते हैं फॉर्म? वो फॉर्म होते हैं एक ये क्लब शेप्ड, मैं बहुत बेसिकली बनाऊं तो दिस इज द क्लब शेप्ड एंड इसकी सरफेस पे यहाँ पे 4
बेसिडियम या क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर या बेसिडियम फॉर्म होते हैं। कहाँ होते हैं? बेसिडियोमाइसीट्स में होते हैं, जो कि हमने कुछ टाइम पहले अभी यहाँ देखा था। ठीक है, तो यहाँ ऐसा ही कुछ हुआ था। ये क्या है? एक क्लब शेप्ड, दिस इज द क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर, दिस इज द क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पे 4 बेसिडियम्स फॉर्म हुए थे। कोई कंफ्यूजन नहीं है। Dimorphic fungi have the ability to grow at 25 degrees Celsius on routine culture media as 25 डिग्री सेल्सियस पर कैसी होगी? यीस्ट, मोल्ड, यीस्ट लाइक फंगी बोथ ए एंड सी। तो कैसी होगी? अभी तो हमने बात किया था कि 37 डिग्री सेल्सियस पर जब वो जाएगी तो यीस्ट बनेगी, बाकी 25 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या है? मोल्ड है। 25 डिग्री सेल्सियस पर वो मोल्ड है। कैसे? Dimorphic fungi have the ability to grow at 25 degrees Celsius on routine fungal culture. They grow as long branching filaments of 2 to 10 μm width that is called hyphae. And hyphae may be septate or non-septate, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, जैसे ही आपने फंगस का मीडिया लगाया तो आपको 2 टाइप्स देखने के लिए मिलेंगे माइसीलियम के। फर्स्ट इज वेजिटेटिव। कैसी होगी? ये जो मीडिया है आपका, दिस इज अ मीडिया। ठीक है, जैसे कि आपने एक हम बहुत कॉमन सा एग्जांपल देखते हैं। एक हमने प्लेट ली, उस प्लेट में हमने मिट्टी डाल दी, तो मिट्टी के अंदर जो ग्रोथ होगी दैट इज वेजिटेटिव। मिट्टी के जो कॉर्नर्स पे जो पैटर्न में ग्रोथ होगी दैट इज वेजिटेटिव। एंड एरियल कौन से कहेंगे? कि मिट्टी से ऊपर जब पौधा पनपता है, जब हमने कुछ प्लांट लगाया, एक सीड लगाया, सीड अंदर ग्रोथ दैट इज वेजिटेटिव। एंड जो सीड बाहर निकल के ग्रोथ होगी, जो उसकी टहनी निकलेगी, पत्तियां निकलेगी छोटी छोटी, दैट इज एरियल माइसीलियम। तो ऐसा ही कुछ कहाँ होता है? फंगस में भी होता है, मॉल्ड्स में भी होता है। एग्जाम्पल्स आर डर्मेटोफाइट्स, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, राइजोपस एंड म्यूकर। राइजोपस, एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम। Group of fungi which have a unicellular vegetative growth form is called यूनिसेलुलर। पूछा है यूनिसेलुलर, वेजिटेटिव ग्रोथ है बट यूनिसेलुलर। तो मोल्ड इज मल्टीसेलुलर, डायमॉर्फिक फंगी इज unicellular as well as multicellular. Yeast is multicellular, unicellular. Hyline groups is multicellular. तो अगर बात यहाँ पर यीस्ट नहीं दिया हुआ होता तो हम क्या कह सकते थे? कुछ कंडीशंस में हम डायमॉर्फिक को सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? यीस्ट दिया हुआ है, तो अपना सही जवाब भी क्या होगा? यीस्ट होगा। यूनिसेलुलर वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, गोल भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल होती है। कल्चर मीडिया पर क्रीमी म्यूकॉइड कॉलोनीज को फॉर्म करते हैं। रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल प्रोसेस से। एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो क्रिप्टोकोकस नियोफार्मन्स बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एंड बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है। फंगी विथ ब्रॉड एंड नॉन सेप्टेड हाइफी इज कॉल्ड। फंगी के पास ब्रॉड एंड नॉन सेप्टेड हाइफी होती है। कौन सी है ऐसी? मतलब कि लोएस्ट क्लास अपने को देखनी है। जाइगोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स एंड ड्यूटेरोमाइसीट्स। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जाइगोमाइसीट्स लोएस्ट क्लास है। यही ओनली एंड ओनली यही क्या होती है? नॉन सेप्टेड होती है, बाकी की सभी सेप्टेड है। तो दिस फॉर्म्स जाइगोस्पोर एंड oospores। हैबिटेट की बात की जाए तो सॉइल में, मिट्टी में हो सकते हैं, डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी हो सकता है। जाइगोमाइकोटा आर द पैरासाइट ऑफ इंसेक्ट, प्लांट्स एंड सम स्मॉल एनिमल्स। एंड ये क्या बनाते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स बनाते हैं विथ प्लांट्स। नॉन सेप्टेड होती है, कोइनोसाइटिक हाइफी फॉर्म होंगे, लेकिन ओनली तभी जब गैमेट्स फॉर्म हुए हैं। बाकी के ऑप्शंस हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इन फंगी द sexual spores are produced within a sac-like structure called ascus। अब नाम से ही पता चल गया है ascus मतलब कि किस ना किस से रिलेटेड है? एस्कोमाइकोटा से है, लेकिन हमेशा तुक्का तो नहीं लगाना है। तो एस्कोमाइकोटा क्या होती है? एस्कस मतलब एक छोटा सा पाउच है, जैसे कि मान लीजिए चिप्स का एक पाउच है, उसमें चिप्स फिल है, तो एस्कोमाइकोटा में क्या है? एक पाउच है जिसे हम एस्कस कहते हैं। एंड दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम। 85% of the human pathogenic fungus is the ascomycetes. They have septate hyphae. Ascospores are produced by karyogamy and meiosis. नॉन मोटाइल सेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पे होते हैं, जिसे हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं। मतलब एस्कोस्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं विद इन ए सैक और एस्कस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो वो होता है कॉनिडिया से। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलोटम
जो पल्मोनरी इन्फेक्शन कॉज करता है, ब्लास्टोमाइसिस जिससे स्किन एंड बोन इन्फेक्शंस होते हैं, न्यूमोसिस्टिस जिससे न्यूमोनिया होता है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ कैंडिडा माउथ में एंड वेजाइना में, एंड उसकी वजह से कैंडिडियासिस होता है। इंपॉर्टेंट कहाँ है, एस्कोमाइसिड्स 85% ऑफ द पार्ट लेके बैठा है। तो क्या काम है इसका, प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, अल्कोहल बेवरेज, चीज एंड एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए। Epidermophytin, Sporothrix and Candida, which type of fungi, that is Ascomycetes, Basidiomycetes, Eudotomycetes या Phycomycetes। अब पूछा क्या गया है, दोनों का पूछा गया है। कैंडिडा, कैंडिडा इज ऑल्सो ए एस्कोमाइसिट्स, जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पर, ठीक है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ कैंडिडा। बट यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, दोनों का पूछा गया है। तो कैंडिडा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ड्यूटोमाइसिट्स मेडिकल इंपॉर्टेंट के लिए, बहुत मेडिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, एपिडर्मोफाइटन, स्पोरोथ्रिक्स एंड कैंडिडा आर ऑल कंसिडर्ड मेडिकली इंपॉर्टेंट फंगी बिकॉज दे कैन कॉज इन्फेक्शंस इन ह्यूमन विथ एपिडर्मोफाइटिन जो है उसकी वजह से स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि एथलीट्स फूड एंड जॉक इच। जबकि स्पोरोथ्रिक्स की वजह से स्किन लीजन्स हो सकते हैं, साथ ही में समटाइम्स डीपर इन्फेक्शन भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। कैंडिडा की वजह से कैंडिडियासिस हो सकता है, बेसिकली माउथ में एंड वैजाइना में। होते कहाँ हैं, इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स में होते हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर टॉपिक्स आपको समझने हैं तो आप माइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ हमने ये सब कुछ पहले से ही डिस्कस किया है। उसकी के बाद हम एमसीक्यू लेके आते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको इस क्लास के लिए कुछ भी पे नहीं करना है, ये आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।